नमस्कार, मेरा नाम गौरव दुबे है और मैं डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट और ट्रेनर हूँ सिंस 2013। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग का करियर 2024 में कैसा होने वाला है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी 12th पास किए होंगे, ग्रेजुएशन पास किए होंगे, तो उनके मन में भी सवाल रहता है कि अगर मैं करियर चूज़ करूँ डिजिटल मार्केटिंग को, तो क्या 2024 में मैं सक्सीड कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, ठीक है? सफल हो पाएँगे या नहीं हो पाएँगे अगर वो डिजिटल मार्केटिंग को चूज़ करते हैं एज़ अ करियर ऑप्शन। देखिए, इसमें काफ़ी दुविधा है। इसमें है कि आप सक्सीड हो भी सकते हैं, आप सफल नहीं भी हो सकते हैं, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। और ये सिर्फ़ डिजिटल मार्केटिंग में ही नहीं है, ठीक है? आप कोई भी इंडस्ट्री में हैं और आप अपने करियर को सँवारना चाहते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि उस इंडस्ट्री में अगर आपके लगन अच्छे हैं, आपका मेहनत अच्छा है, तो आप सक्सीड भी कर सकते हैं। अगर आपकी मेहनत अच्छी नहीं है, तो आप सक्सीड नहीं कर सकते किसी भी लाइफ़ में, ठीक है? किसी भी करियर में ख़ास करके। तो खास करके डिजिटल मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं लाइक व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज इन डिजिटल मार्केटिंग इन 2024, तो एक ह्यूज करियर प्रोस्पेक्ट्स है डिजिटल मार्केटिंग में। जैसे कि लास्ट 10 ईयर से बना भी है, आप देख रहे हैं कि लास्ट 10 सालों से जो करियर अपॉर्चुनिटी है डिजिटल मार्केटिंग का, वो ग्राफ लगातार ऐसे-ऐसे धीरे-धीरे करके बढ़ता जा रहा है और ये ग्राफ लगातार बढ़ेगा भी। क्योंकि आप देखेंगे कि कोविड के बाद भी डिजिटल मार्केटिंग का जो डिमांड था वो काफ़ी ज़्यादा हुआ, ठीक है? काफ़ी सारी कंपनियाँ हैं जो ऑफ़लाइन में काम करती थी, वो ऑनलाइन आ चुकी हैं। सबके सब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को हायर कर रही हैं, डिजिटल मार्केटर को हायर कर रही हैं, ठीक है? जिनके पास पैसा है कि वो इन हाउस किसी एम्प्लॉयी को रख लें, तो वो इन हाउस भी काम करवा रहे हैं। कोई लोग फ्रीलांसर से काम करवा रहे हैं, कोई लोग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से काम करवा रहे हैं, लेकिन काम करवा रहे हैं। ठीक है? बिना डिजिटल मार्केटर के उनका कुछ नहीं होने वाला है, या तो खुद डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं। अगर सीख रहे हैं तो वो अपनी करियर की बात करेंगे कि वो बिज़नेस कर रहे हैं या फिर अपना डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, तो उनके पास इतना टाइम होगा नहीं। एट द एंड वो थक जाएँगे कि यार मैं दोनों काम नहीं कर सकता, अपना बिज़नेस और डिजिटल मार्केटिंग दोनों साथ-साथ नहीं कर सकता। तो ये सारे सवाल हैं जो आपके भी मन में होंगे कि 2024 में डिजिटल मार्केटिंग का करियर कैसा होगा? देखिए, जो हमेशा मैं बताता हूँ कि 3-4 ऐसे सेगमेंट्स हैं इसमें, डिजिटल मार्केटिंग में, जो हमेशा फलित-फूलित होते रहेंगे। फलित-फूलित होने का मतलब क्या है कि इसमें हमेशा ग्रोथ मिलेगा लोगों का और इसमें काफ़ी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी भी है, हमेशा के टाइम में। पहले भी रहा था, आने वाले टाइम में भी रहेगा। ठीक है? हम लोग पहले से शुरुआत करते हैं कि अगर 2024 के पहले आप अपने आप को एश्योर्ड कर लेते हैं कि आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन का बहुत अच्छा नॉलेज है। ठीक है? बहुत अच्छा नॉलेज होने का मतलब क्या है कि आप बहुत अच्छे से अवेयर्ड हैं, ठीक है? कि कौन-कौन सी चीज़ें आजकल के टाइम में चल रही हैं एसईओ में, ठीक है? चाहे वो ऑन पेज एसईओ का मैटर हो, चाहे वो टेक्निकल एसईओ का ऑप्टिमाइज़ेशन हो, ठीक है? या फिर आपके ऑफ पेज एक्टिविटीज़ हो। आप अगर लेटेस्ट ट्रेंड से वाकिफ़ हैं काफ़ी अच्छे तरीके से कि लेटेस्ट में भी कौन-कौन सी चीज़ें चल रही हैं, आप उनको अडॉप्ट करके काम कर रहे हैं और उससे रिज़ल्ट ला रहे हैं, तो फिर आप मान के चलिए कि आपके लिए फिर कोई दिक्कत नहीं, 2024 हो, 2025 हो, आप हमेशा बूमिंग में रहेंगे, ठीक है? आपकी डिमांड हमेशा रहेगी, आपकी वैल्यू कभी कम नहीं होने वाली है, ठीक है? अगर आपने कोई जॉब की स्टार्टिंग नहीं की है, अभी आप इनिशिएट ही कर रहे हैं, तो आप एश्योर रहिए आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी एसईओ में। उसके लिए करना क्या है? मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप पहला जॉब क्रैक करेंगे अगर आप 2024 में ही अपने करियर शुरुआत कर रहे हैं तो। पहला जॉब क्रैक करने के लिए क्या करना होगा कि आप कोई ब्लॉगिंग वगैरह भी से स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है? आप देखिए कि कुछ ऐसे कीवर्ड्स जो कि थोड़े कॉम्पिटिटिव हैं और जिसमें लगता है कि आप किसी को दिखाएँ तो वो भी एक बार आश्चर्य करे, कि यार तुमने इतने अच्छे कीवर्ड से अपनी वेबसाइट को रैंक कराया हुआ है, अपने ब्लॉग को रैंक कराया हुआ है। तो आप कुछ ऐसे कीवर्ड्स निकालें जहाँ पे थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन है, ठीक है? और उसको रैंक कराना थोड़ा-सा टफ है। ईज़ी कीवर्ड से तो बहुत सारे लोग रैंक करा देते हैं। जहाँ पे आप इंटरव्यू देने के लिए जाएँगे और वो देखेगा भी कि आप कौन से कीवर्ड से रैंक करा रहे हैं अपनी वेबसाइट को, तो उसको भी देख कर के फ़ील होना चाहिए कि यार बंदे में दम है, तभी इसने इस कीवर्ड को रैंक कराया। अदरवाइज़ जिसका सर्च वॉल्यूम और कॉम्पिटिशन बिल्कुल लो है, 10, 25 और 100 के आस-पास वॉल्यूम है, ठीक है? आप उसको रैंक करा कर के भी कुछ अचीव नहीं कर पाएँगे बड़ा-सा, ठीक है? क्योंकि वो रैंक तो आसानी से कर जाएगा, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी जहाँ पे आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं। ठीक है? तो आप ये करिए कि अच्छे तरीके से उसको लिखिए कंटेंट वगैरह को राइट अप करना सीखिए। अगर आप कंटेंट बहुत अच्छे से नहीं लिखते तो राइटर को हायर करिए। राइटर से कंटेंट लिखवा करके आप अपने ब्लॉग के कुछ पेजेज़ को रैंक कराइए। ठीक है? अभी भी टाइम है आपके पास 15 आज दिसंबर है, 15 दिसंबर के बाद भी अगर आप चाहते हैं, तो 1-2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर कुछ अच्छे कीवर्ड से अपनी वेबसाइट की रैंकिंग करा सकते हैं आप, जो कि आपके आगे आने वाले इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प करेगा। जब आपने रैंकिंग करा दिया ना, तो आप बाकी की चिंताओं को छोड़ दीजिए। बस आपको इसी से रिलेटेड काफ़ी सारे सवाल पूछे जाएँगे कि आपने कौन-सी स्ट्रेटजी फॉलो किया, कैसे आप रैंक कराते हैं, कौन-सी बैकलिंक्स बनाते हैं, ठीक है? कैसे कंटेंट ऑप्टिमाइज़ किया, कैसे ऑन पेज किया, कैसे टेक्निकल एसईओ को आपने रिज़ॉल्व किया, यही सारी चीज़ आपसे पूछे जाएँगे। और जो भी चीज़ें हैं आप मल्टीपल ब्लॉग्स वगैरह में जाइए, वहाँ से देखिए कौन-कौन से सवाल हैं, जो कि पूछे जाते हैं इंटरव्यू के दौरान। आप उनको भी प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो इंटरव्यू ले रहा हो पर्सन,
वो इतना अपडेटेड है कि वो सारे नए चीज़ों को ही पूछेगा या फिर आपसे वेबसाइट से रिलेटेड टेक्निकल चीज़ों को ही पूछेगा। बहुत सारे इंटरव्यूअर ऐसे होते हैं जिनके पास एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन्स होते हैं और वो उन क्वेश्चन्स को भी रट्टा मार के बैठे रहते हैं और वही वो सवाल करते हैं। ठीक है? जो चीज़ आज नहीं भी चल रही है वो भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो आप दोनों तरफ से प्रिपेयर हो लीजिए। एक तो अपने वेबसाइट से रिलेटेड सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड हो जाइए और दूसरा जो जनरली पूछा जाता है लोगों से, ठीक है? और उनके लिस्ट आपको काफ़ी सारे वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे मिल जाएँगे जहाँ पे इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन्स मिलते हैं। ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं एसईओ से हट करके कि किसका ज़्यादा डिमांड है। परफॉर्मेंस मार्केटिंग का आप लोग नाम सुन रहे होंगे। काफ़ी ज़्यादा डिमांड है अभी के टाइम में परफॉर्मेंस मार्केटर्स का, क्योंकि उनका क्या होता है कि एक डिसाइडेड बजट होता है। इतने बजट में आपको इतना आरओएस ला करके देना होता है, आरओआई ला करके देना होता है। अगर कोई कंपनी आपको हायर कर रही है तो वो कहती है कि मैं आपको 1 लाख रुपए का बजट दे रहा हूँ या 10 लाख रुपए का बजट दे रहा हूँ 1 महीने के लिए। अब आप बताओ इसमें आप हमें कितना आरओएस ला करके दोगे? आरओएस का मतलब होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड, जो भी आपका एड चल रहा है उसमें जो खर्च हो रहा है उसका रिटर्न कितना मिल रहा है। सपोज़ आपने 10 लाख रुपए का एडवर्टाइज़मेंट चला दिया तो उसमें से सेल्स कितने का मिला है, ठीक है? अब आरओआई का मतलब है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो वो पैसा खर्च कर रहा है उसमें से टोटल खर्च-वर्च काट-वाट करके उसको कितना पैसा बच रहा है, वो आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है? तो इस तरह के चीज़ों को मैनेज करने के लिए परफॉर्मेंस मार्केटर की ज़रूरत होती है और परफॉर्मेंस मार्केटर अपने सारे मीडियम्स को यूज़ करता है डिजिटल मार्केटिंग में, चाहे वो एड्स से रिलेटेड हो या फिर ऑर्गेनिक से रिलेटेड हो। वो अपना पूरा फ़नल क्रिएट करता है, फ़नल क्रिएट करके सारी चीज़ों का एक ऑप्टिमाइज़्ड मॉडल निकालता है बेसिकली और उसी मॉडल के ऊपर अपने आप काम करता है या फिर अगर उसके पास टीम है तो उसके थ्रू वो काम करवाता है। ठीक है? इसमें क्या है कि आपको गूगल एड्स बहुत अच्छे तरीके से सीखना पड़ेगा। आपको फेसबुक एडवर्टाइज़मेंट का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, मेटा एड्स का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? आपको एसईओ का भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए, यूट्यूब मार्केटिंग का भी नॉलेज होना चाहिए। इन सभी चीज़ों को कंबाइंड करके आप ऐसा एक स्ट्रेटजी प्लान करते हैं, जहाँ पे हर जगह पे आप पेड एडवर्टाइज़मेंट या ऑर्गेनिक तौर पे पैसा खर्च करके, ठीक है? आप वहाँ से अच्छे रिटर्न लेकर के आते हैं कंपनी के लिए। ठीक है? तो ये दूसरा सेगमेंट हो गया जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ों से अवेयर होना पड़ता है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए, ठीक है? थर्ड होता है प्रोफाइल, जो कि गूगल एडवर्टाइज़मेंट एक्सपर्ट का होता है, गूगल एड्स एक्सपर्ट आप उसको कह सकते हैं। अभी के टाइम में जो चैलेंजिंग रोल है गूगल एड्स एक्सपर्ट का वो सबसे ज़्यादा है। गूगल एड्स एक्सपर्ट का भी मैं कहूँगा और जो मेटा एड्स एक्सपर्ट होता है उनका भी चैलेंजिंग रोल होता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में। अगर डिजिटल मार्केटिंग की कोई एजेंसी है या फिर कोई भी कंपनी है, कोई भी इंडस्ट्री है, वहाँ पे जो मार्केटिंग टीम होती है, वहाँ पे पेड एडवर्टाइज़मेंट मैनेजमेंट वालों का जो रोल होता है वो थोड़ा टफ होता है। थोड़ा टफ इसलिए होता है क्योंकि उनको पर डे का एक बजट डिसाइड हो जाता है कि आपको इतने बजट मिल गए हैं, ठीक है? आपको इसी बजट में ही हमें अच्छा रिटर्न ला कर के देना है। ठीक है? मतलब कि अगर आपको पर डे का 5,000 का 10,000 का कैम्पेन बजट मिल गया और हो सकता है कि कभी कोई ग्लिचेज़ की वजह से आपके दिन भर कैम्पेन चल गए और आपको कोई भी सेल्स नहीं मिला, कोई भी आपको लीड्स जनरेट नहीं हुआ, तो काफ़ी आपके लिए क्रिटिकल हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है, चाहे जितने भी एक्सपर्ट हों, बहुत बार ऐसा होता है कि उन्होंने कैम्पेन को क्रिएट किया, कैम्पेन चल भी रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता। ठीक है? जब आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, तो क्लाइंट को आप रिप्लाई तक करने में सक्षम नहीं हो पाते कि रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। क्योंकि क्लाइंट्स जो हैं आपके, ठीक है? वो सिर्फ़ ये सुनना चाहते हैं कि हमें अच्छे लीड्स मिलें, ठीक है? सिर्फ़ उनकी जो रिक्वायरमेंट है, वो है कि आप उनको अच्छे लीड्स प्रोवाइड करें, आप उनको सेल्स प्रोवाइड करें, ठीक है? वो कुछ नहीं सुनना चाहते कि आपके क्या ग्लिचेज़ चल रहे हैं, क्या गूगल की पॉलिसी है, ठीक है? कितना आपका लर्निंग फेज होता है गूगल ऐड का या फिर मेटा एडवर्टाइज़मेंट का, उन्हें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं, कोई लेना-देना नहीं। इसलिए अगर आप करियर का स्टार्टिंग कर रहे हैं गूगल एड्स में या फिर मेटा एडवर्टाइज़मेंट में, तो सबसे पहले आप इन चीज़ों से अवेयर हो जाइए कि क्या उसका लर्निंग फेज वगैरह होता है, किस तरह के उसमें स्ट्रेटजी हमें फॉलो करना पड़ता है जब आप कोई एडवर्टाइज़मेंट वगैरह को रन करते हैं, गूगल में या फिर मेटा में, ठीक है? सो दैट कि जब आप प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें उसके पहले ही आप बात कर लें अपने क्लाइंट से कि इस तरह की स्ट्रेटजी होती है, ठीक है? और इतने दिन का समय लगता है अच्छे रिजल्ट लाने में, आपको इतना समय वेट करना पड़ेगा, हो सकता है कि इनिशियल डेज में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट ना मिले, जब आपके ऐड का फ्लो अच्छा बन जाता है तब आपको अच्छे रिजल्ट भी मिल सकते हैं। ये सारी चीज़ें जब आप अपने क्लाइंट को बता कर के चलते हैं, तो फिर आपके लिए वो करियर काफ़ी मतलब आसान बन जाता है। अदरवाइज़ क्या होगा कि रोज़ आप अपने क्लाइंट से ही बहस करते रहेंगे, बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे, फिर भी उनको समझ में नहीं आएगा और एट द एंड आप प्रोजेक्ट को खो भी देंगे, ठीक है? तो इसलिए क्लाइंट को सभी अच्छे तरीके से चीज़ों को जानकारी दे दीजिए, सभी जानकारी देने के बाद ही आप उसके कैंपेन को ऊपर स्टार्ट करिए। अब सवाल आता है कि इसमें कैसे आपको जॉब क्रैक करना है? देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आपने कोई कोर्स वगैरह करके कंप्लीट अभी किया है और आप इसमें करियर बनाना चाहते हैं गूगल एड्स एक्सपर्ट के तौर पे, फिर मेटा एड्स एक्सपर्ट के तौर पे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपने अपने पैसे लगा कर के कोई ऐड नहीं चलाया होगा, ठीक है? तो बेहतर ये है, मैंने पहले भी कहा है कि आप कोई इंटर्नशिप जॉइन करिए, जहाँ पे आपको अगर कुछ भी पैसे मिलता है या फिर फ्री भी मिलता है, तो कम से कम आप उस इंटर्नशिप में ये तो सीख पाएँगे कि आपने कितना बजट वाले अकाउंट को मैनेज किया हुआ है, आपने किस तरह से लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया हुआ है,
ठीक है? आप किस तरह से कैंपेन्स क्रिएट करते हैं, किस तरह से आपने कीवर्ड रिसर्च किया हुआ है। अगर हम मेटा की बात करें तो किस तरह से आप ऑडियंस टारगेटिंग करते हैं, ठीक है? क्रिएटिव का जो होता है क्रिएटिव डिसीजन होता है, वो आप कैसे करते हैं कि कौन से क्रिएटिव यूज़ करके मैं कैंपेन को चलाना है। तो ये सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए और सीखने के लिए आपको पहले इंटर्नशिप करना चाहिए। एसईओ में आप करें या ना करें, आप मैंने बताया कि आप खुद से भी करके रिजल्ट ला करके और अच्छा जॉब ले सकते हैं, लेकिन खास करके पेड एड्स के लिए आपको एक इंटर्नशिप जॉइन करना चाहिए। जब आप इंटर्नशिप जॉइन करते हैं और वहाँ पे प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम करते हैं, तो उन प्रोजेक्ट्स का आप रिकॉर्ड भी रख सकते हैं। हालाँकि बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो आपको रिकॉर्ड्स नहीं रखने दे सकती क्योंकि उनका एक पर्सनल एसेट्स होता है, ठीक है? लेकिन कम से कम आपके माइंड में तो सारी चीज़ें रहेंगी कि किस तरह से प्रैक्टिकली वर्क करता है। आप भले ही वो रिकॉर्ड ना रखें, लेकिन आपके माइंड में वो सारी चीज़ें रहनी चाहिए कि कैसे कैंपेन क्रिएट होता है, कहाँ पे ऑप्टिमाइज़ेशन होता है, कितना समय लगता है लर्निंग फेज का ये सब। वो सब आपके पास मतलब इन हैंड एक्सपीरियंस होगा, ठीक है? आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी और आप कहीं पे यूट्यूब वीडियो देख करके और कहीं पे ब्लॉग देख करके सब सीखे नहीं रहेंगे। आपका खुद का एक्सपीरियंस है, आपने खुद काम किया होगा ऐसे। तो जब भी आप कहीं इंटरव्यू में बैठेंगे मेटा एडवर्टाइज़मेंट के लिए या फिर गूगल एड्स के लिए, वहाँ पे बहुत आसानी से आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएँगे, कि यहाँ पे ऐसे होता है, यहाँ पे ऐसे होता है, इसको हम लोग ऐसे ऑप्टिमाइज़ करते हैं, ठीक है? आपके कीवर्ड रिसर्च ऐसे होते हैं, जो फालतू के कीवर्ड से क्लिक मिलता है उसको हम यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है? अपने एसटीआर को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं, ऐड की क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हैं, जो भी मतलब तमाम सवाल होते हैं या जो आप काम करते हैं गूगल एड्स में, वो सारी चीज़ें आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि कंटेंट राइटर का जॉब है अभी या नहीं है, वो भी थोड़ा एक सवाल है जो कि लोगों के मन में है, जो अपना स्किल कंटेंट राइटिंग का डेवलप करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनको अच्छी जॉब मिले कंटेंट राइटिंग में। तो देखिए चाहे जितने भी एआई टूल्स वगैरह आ जाएँ, ठीक है? वो एक ह्यूमन टच नहीं दे सकते कंटेंट के अंदर, ठीक है? और उनके अंदर मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि उनके अंदर इंडिविजुअल वाटर मार्किंग होता है, जो आपके पेजेज़ में एसईओ के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। आप अगर कोई एआई से निकाल कर के कंटेंट को यूज़ कर ले अपने एसईओ के लिए, तो कुछ समय के लिए उसकी रैंकिंग अच्छी बनी रह सकती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि अगर गूगल को उससे बेहतर कंटेंट मिलता है, जहाँ पे एक ह्यूमन टच है, जहाँ पे इमोशंस हैं, जहाँ पे स्टोरी है, उसको वो ज़्यादा प्रेफ़र करता है। तो अगर आप अच्छे राइटर हैं, आपके पास स्किल है कि आप अच्छी राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है? तो आपके लिए भी करियर अपॉर्च्युनिटी बहुत ज़्यादा है। आप अपने कंटेंट का एक सीरीज़ बनाइए पूरा, उसको भी ब्लॉग के फॉर्मेट में अपलोड करिए, ठीक है? कोई एसईओ के फ्रेंड के साथ बात करके उसको ऑप्टिमाइज़ेशन करिए, ठीक है? और आप उसके थ्रू भी काफ़ी अच्छा मतलब हासिल कर सकते हैं, ठीक है? जब भी आप इंटरव्यू में जाएँ तो अपने कंटेंट वगैरह को दिखाएँ, उसके ट्रैफिक को दिखाएँ, क्योंकि कंटेंट इज़ द किंग एंड इट वाज़ ऑलवेज़, ठीक है? कंटेंट पहले भी किंग था, आज भी है एंड इट विल बी इन द फ्यूचर आल्सो। तो कंटेंट को कोई बीट नहीं कर सकता, चाहे जितने भी एआई आ जाएँ। एआई जो है वो एक मार्केटर्स को हेल्प कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है? कि आप अगर छोटे कंटेंट, बड़े कंटेंट कहीं पे भी ज़रूरत है, तो आपको बस आइडियाज़ मिल सकता है वहाँ से और वो भी एक लिमिटेशंस के अंदर में है, बहुत लिमिट है वहाँ पे। आप बहुत अच्छा कंटेंट वहाँ से डेवलप नहीं कर सकते, रिसर्च करना पड़ेगा। एआई इज़ नॉट गोइंग टू रिसर्च 100 वेबसाइट्स जहाँ पे आप ढूँढ-ढूँढ के लाएँगे अलग-अलग जगह से कि यहाँ से ये उठा लिया हमने, यहाँ से उठा लिया, फिर उसका जाकर के कंबाइन करके आप एक जो कंटेंट बनाएँगे, वो एक अलग लेवल का कंटेंट होता है। ठीक है? तो राइटर के लिए भी काफ़ी अच्छा अपॉर्च्युनिटी है 2024 में अगर आप वाक़ई अच्छा लिखते हैं, तो आपके लिए भी अच्छी जॉब है अभी इंडस्ट्री में, जो कि आपको मिल सकती हैं। नेक्स्ट हम लोग सोशल मीडिया की बात करते हैं, जो कि बहुत क्रिएटिव रहा है शुरू से ही, ठीक है? अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है, तभी आपको अच्छा जॉब मिल सकता है सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए। तो क्रिएटिविटी है, आप में दम है कि आप क्रिएटिव हैं, तो आप अपना प्रोफाइल सोशल मीडिया चूज़ कर सकते हैं और आप प्रूफ कर सकते हैं कि इंस्टीड एल्गोरिदम तो बहुत सारे ऐसे फेसबुक में डेवलप हुए हैं अभी 2 साल के अंदर में, जहाँ पे ऑर्गेनिक रीच को बिल्कुल डेड कर दिया गया है। आप देखेंगे कि जिनके लाखों-लाख फॉलोअर्स भी हैं, उनको भी 2% से ज़्यादा का एंगेजमेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है? रीच नहीं अच्छा खासा मिल रहा है। अगर आपको लगता है कि आप इतने माइंडफुल पर्सन हैं, आप इतने क्रिएटिव पर्सन हैं, जहाँ पे आप किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ जुड़ करके उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल को काफ़ी अच्छा ऑर्गेनिकली ग्रो कर सकते हैं, ठीक है? या फिर पेड एडवर्टाइज़मेंट के थ्रू भी ग्रो कर सकते हैं, तो आपकी रिक्वायरमेंट हर जगह पे है। आपके अंदर ऐसे स्किल्स होने चाहिए जहाँ पे आप कंटेंट क्रिएट करने में हेल्प करें, इंस्ट्रक्ट करें अपनी टीम को कि इस तरह का कंटेंट हमें चाहिए, इस तरह के ग्राफिक्स हमें चाहिए, ठीक है? इस तरह के वीडियोज़ हमें क्रिएट करने हैं। तो उसके लिए काफ़ी क्रिएटिविटी की ज़रूरत है, अगर आप आपकी हाइट ऑफ क्रिएटिविटी काफ़ी अच्छी है, तो आप बहुत अच्छा जॉब सोशल मीडिया में भी ले सकते हैं। अब इसमें कि प्री प्लान कैसे करेंगे कि आपको फर्स्ट सोशल मीडिया जॉब अगर क्रैक करना है तो इसके लिए क्या करेंगे? तो बेहतर है कि आप अपना खुद का प्रोफाइल बनाइए, ठीक है? आप जो चीज़ जानते हैं, जिस चीज़ का आपका एक्सपर्टाइज़ है, आप उसके बारे में पोस्ट करना शुरू करिए। अगर आप खुद के प्रोफाइल के लिए बढ़िया कर सकते हैं, आपको फॉलोअर्स मिल रहे हैं, आपको एंगेजमेंट मिल रहा है, आपकी क्रिएटिविटी की वजह से, तो कौन-सी कंपनी आपको नहीं हायर करना चाहेगी, ठीक है? तो सबसे पहले इम्प्लीमेंट करके देखिए, अगर आप न्यूबी हैं, आप जॉब सर्च कर रहे हैं, पहले जॉब की तलाश में हैं 2024 में, तो आप सभी इन चीज़ों को सीखिए, इम्प्लीमेंट करना सीखिए।
जब आप इन चीज़ों को करना सीखेंगे तो जॉब आपके लिए 100% है। अब मैंने बोला स्टार्टिंग में कि जॉब अच्छे हैं भी, 2024 बहुत अच्छा है भी डिजिटल मार्केटर के लिए और नहीं भी है। तो नहीं भी इसलिए है क्योंकि जो लोग मेहनत नहीं करना चाहते, जो लोग सोचते हैं कि बस हमने कंटेंट देखा, कंज़्यूम किया, उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, तो बिना एक्शन लिए कुछ नहीं होने वाला है। आप अगर वीडियो देख भी रहे हैं, ठीक है, आप किसी और का चैनल देख रहे हैं, मल्टीपल ब्लॉग्स पढ़ रहे हैं, आप अच्छे-अच्छे लोगों को सोशल मीडिया में फॉलो कर रहे हैं, तो फॉलो करने से, देखने से कुछ नहीं होता, जब तक कि आप उस पे एक्शन ना लें। आप उन चीज़ों